Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. So very warm welcome in this lecture of thermodynamics. इसके पहले भी थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूं। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं मैंने वो बहुत अच्छे से समझ आ भी रहे होंगे और ये भी लेक्चर हमेशा की तरह आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है टीएस डायग्राम फॉर अ कार्नोट साइकिल। एक कार्नोट साइकिल के लिए उसका जो टीएस डायग्राम है वो किस तरह से बनता है। तो कार्नोट साइकिल अगर मैं बनाता हूँ टीएस डायग्राम के लिए, तो टीएस डायग्राम के लिए कार्नोट साइकिल कुछ इस तरह से बनती है। 4 प्रोसेस हो गई इसके अंदर, साइक्लिक प्रोसेस 1, 2, 3 और 4। पहली दूसरी प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल हो गई। सेकेंड थर्ड प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यानी कि उसको आप आइसो एंट्रोपिक भी बोल सकते हो। 3/4 अगेन आइसोथर्मल और 4/1 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि आइसो एंट्रोपिक। तो फर्स्ट टू सेकंड प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं हम हीट एडिशन। तो ये है आइसोथर्मल हीट एडिशन, मैं ये बता भी रहा हूँ तुम्हें। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है 1 से 2 में। 2 से 3 जो है वो है आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो ये हो गया आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन 2 to 3। फिर अगर हम बात करते हैं 3 to 4, तो 3 to 4 हो जाएगा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 2 to 4 का, 3 to 4 की। और 4 to 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये तो 4 प्रोसेस हो गई। और यहाँ पर जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो आती है 1 - T2/T1, जहाँ T1 जो टेम्परेचर होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है और T2 जो टेम्परेचर होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है। अब हमें ये पूछा है कि डायग्राम बनता कैसा है। तो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है। तो डायग्राम कैसा बनता है, रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10^24 एटम्स एंड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 Kelvin. Assuming that there is no interatomic energy in the system, its total internal energy is. तो सबसे पहले मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या पर मोल की बात करूं तो ये होता है 3/2 kT। तो यहाँ से पहले मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3/2 K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻21 और T कितना हो गया 300। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 6.21 इंटू 10⁻⁻21। तो ये वैल्यू बन जाती है। उसके बाद हम U की वैल्यू निकालें अगर U, तो U के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 10⁻24 और E की वैल्यू कितनी हो गई 6.21 इंटू 10⁻⁻21। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 6210 जूल। तो ये कोई सा भी आंसर यहाँ पर नहीं है तो इसको करेक्ट कर लेना। तो आंसर इसमें लगा लेना 6210 जूल और 6.21 किलो जूल। तो इसको, इस वाले ऑप्शन को सही कर लो, तो इसको लिख लो 6.21 किलो जूल। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, करेक्शन कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, एक साइक्लिक प्रोसेस जैसे मैं कार्नोट साइकिल की बात करूं तो ये साइक्लिक प्रोसेस है अगर, तो ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन जीरो होगा, नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है पॉइंट फंक्शन होता है। तो और अ पॉइंट फंक्शन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पॉइंट फंक्शन के लिए, पॉइंट फंक्शन के लिए साइक्लिक प्रोसेस में अगर ये 1 है, इनिशियल स्टेज भी होगी फाइनल भी होगी, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। डेल्टा U 0 आ गया यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से होता है डेल Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल W। तो क्योंकि डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल Q इक्वल्स टू डेल W। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो क्वांटिटी ऑफ हीट के इक्वल हो जाता है, यानी कि सही ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 Kelvin। तो टेम्परेचर हमें गिवन है वो कितना है, 6000 Kelvin है। फिर इफ वी टेक अ बिग लेंस एंड फोकस द सन रेज एंड प्रोड्यूस अ टेम्परेचर ऑफ 8000 Kelvin। दूसरा टेम्परेचर कितना हो गया, 8000 Kelvin। दिस विल वायलेट्स, तो ये किसको वायलेट करेगा,
तो ये वॉयलेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इसको वॉयलेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। पहले जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 6000 केल्विन है, उसके बाद लेंस से लेकर उस पर फोकस करा तो टेम्परेचर 8000 केल्विन हो गया। तो लो से हाई टेम्परेचर पर अपने आप तो नहीं जाएगा, वहाँ ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेकंड लॉ को वॉयलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कार्नोट इंजन हुज सिंक इज 300 केल्विन। तो कार्नोट इंजन का सिंक का टेम्परेचर दिया है, तो 1 - T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। T2 की वैल्यू हमें गिवन है 300 केल्विन, एफिशिएंसी 40% है, तो ये हो गया 40/100, यहाँ आ गया 1 - 300 अपॉन T1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे T1 की। T1 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो आएगी 500 केल्विन, T1 की वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। फिर हमें बोला है कि बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड। सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी बढ़ाई जाए, सो दैट इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ ओरिजिनल। तो 40% की 50% एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो N2 ईटा 2 इक्वल्स टू 50% ऑफ 40%। तो 50% ऑफ 40% का मतलब हुआ 50/100 इंटू 40/100। तो 40% का 50% कितना हो गया, 20/100 हो गया। तो 20/100 का मतलब हो गया, ये हो गया 20/100 इक्वल्स टू 1 - T2 अपॉन T1। इसको मैंने लिख लिया T1 प्राइम। तो यहाँ से ये हो गया 20/100, 1 - T2 जो है उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, 300। T1 प्राइम की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से जब हम T1 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा 375 केल्विन। तो नया जो टेम्परेचर है यदि उसको 20% तक बढ़ाना है, यानी कि इनिशियल एफिशिएंसी का 50% बढ़ जाए, सॉरी 50% बढ़ जाए यानी कि प्लस करना है ना। मैं यहाँ पे एक बार सही करके लिख देता हूँ, ये सही करके लिख देता हूँ, इंक्रीज करनी है। तो 40% का कितना परसेंट और 50% का कितना, 20% का कितना परसेंट, 50%, 40 का सॉरी। तो 40 का कितना परसेंट, 50% इंक्रीज हो जाए, प्लस करना है इसमें 40% को। तो इसमें प्लस करना है किसको, इसमें प्लस करना है 40% को। तो ये 50% ऑफ 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो 20/100 और यहाँ से हो जाएगा ये 40/100, यानी कि 60/100। तो अब ये जो एफिशिएंसी हो गई 60/100 और इसको मैंने लिख दिया 1 - T2 अपॉन T1 प्राइम। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 60/100, यह आ गया। तो T2 अपॉन T1 प्राइम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/100। T2 की वैल्यू कितनी है, 300 है, पहले से फिक्स है। T1 प्राइम इक्वल्स टू 40/100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T1 प्राइम इक्वल्स टू 300 इंटू 100 अपॉन 40। तो यहाँ 0 से 0 कटा, ये कितनी बार गया, 7 और 4 5 20। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 750, ठीक है। कितना आ गया, 7500, ज़्यादा आ गया ये, हाँ नहीं 750 आया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 750 आ गया। तो ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया 750 केल्विन। इतना टेम्परेचर हमारे पास हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो इस लाइन पे ध्यान देना, यहाँ पर ये गड़बड़ मत कर देना जैसा मैंने किया है, तो वो थोड़ा सा बच के चलना उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला स्टीम इंजन हुज सोर्स इज एट 400 केल्विन टेक्स 200 कैलोरी ऑफ हीट। तो यहाँ पर रिवर्सेबल इंजन की कंडीशन यूज़ करनी है, रिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल इंजन के लिए आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ऐसा लिख सकते हैं। तो टेक्स 200 कैलोरी, ये Q1 की वैल्यू हो गई 200, रिजेक्ट करना है यानी कि 150, ये Q2 की वैल्यू हो गई। सोर्स का टेम्परेचर यानी कि T1 का टेम्परेचर हो गया 400, T2 आपको निकालना है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 300 केल्विन। तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टिल इट्स टेम्परेचर इज डबल्ड। एक गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है जब तक इसका टेम्परेचर डबल ना हो जाए।
द रेशो ऑफ इट्स फाइनल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि T2/T1 इक्वल्स टू लिखा जाता है V1/V2 और पावर गामा-1 ऐसा लिखा जाता है। तो टेम्परेचर डबल हो रहा है तो यानी कि ये वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गया V1/V2 पावर गामा-1। तो यहाँ से ये बन जाएगा V1/V2 और ये हो जाएगा 2 पावर 1/गामा-1। हमें निकालना है V2/V1, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर गामा-1। अब गामा जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो लेट गामा इक्वल्स टू 1.4। तो 1.4 अगर लूँ तो मैं यहाँ से बनेगा V2/V1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 पावर 1/0.4, है ना, पावर 1/0.4। अब इसको सॉल्व हमें करना है, 1/0.4 है, इसको 0.4 करके लिखो, 0.4। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1/0.4 ये तो बन जाएगा 2.5, तो 2 पावर 2.5 ये बनेगा 5.65। तो यहाँ से V2/V1 की वैल्यू बनेगी 5.65, ये वैल्यू बनी V2/V1 की, और 1/5.65 5.65, ये वैल्यू आएगी 0.176, तो यानी कि लेस देन हाफ से भी कम आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस। अब मैं इसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ, PV डायग्राम। तो ये P है, ये V है। तो आइसोबैरिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। इसी तरह से आइसोथर्मल के लिए ग्राफ इस तरह से बनेगा। और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए बनेगा, ये बनेगा एडियाबैटिक के लिए। तो ये हो गया PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये ग्राफ किसका हो गया, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हमें बोला है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट, जिसके नीचे का एरिया ज़्यादा होगा उसका जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर एरिया अंडर द कर्व gives large amount of work, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे मिलेगा, आइसोबैरिक में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आइसोबैरिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल के लिए P1V1 इक्वल्स टू क्या होता है, P2V2। तो P1 ये V लिख लिया, P2 ये हो गया V/2। तो यहाँ से P2 कितना हो गया, 2P हो गया। ये तो हो गया पहला केस, ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या है, इफ इट्स कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू द सेम वॉल्यूम। तो अब ये लिखेंगे हम P1V1 गामा इक्वल्स टू P2V2 गामा। तो यहाँ से बनेगा P1V गामा, ये बनेगा P1V गामा, और ये बनेगा P2, और ये बनेगा 1/2 गामा, V/2 गामा। तो V से V कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा P1, और ये हो गया P2 1/2 गामा। तो ये हो गया P2 और ये हो गया P1 और ये 2 गामा, और गामा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो फाइनल प्रेशर ऑफ गैस है वो ज़्यादा आएगा किससे, पहले केस से। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल प्रोसेस कौन सी होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन रिवर्सेबल प्रोसेस है। बाकी जितनी भी हैं ये सारी की सारी रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे वो नाइक्रोम वायर से इलेक्ट्रॉन की हीटिंग हो। तो सही आंसर हमारे पास कौन